नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मनोहर सरकार लगातार कर रही है। इसके बारे में हम सरकार की हर नई और पुरानी जानकारियां हम आपको देते हैं जो कि आपके लिए यानी कि प्रदेश वासियों के लिए कल्याणकारी होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पंचकुला में गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री अखंड पाठ का शुभारंभ किया और श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के लिए अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के हक में दिए गए निर्णय के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री अखंड पाठ का शुभारंभ किया और श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए गए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कानून पर मोहर लगाई थी। जब फैसला आया उसी समय मेरे मन में विचार आया था कि इसके उपलक्ष्य में अखंड पाठ का आयोजन मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहिब की शुरुआत हुई है और अखंड पाठ की समाप्ति होगी उस दिन भी मैं उपस्थित रहूंगा। सभी साथ संगत जितनी भी हरियाणा की हैं, खासकर सिख समाज, उनसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मिलकर सभी गुरुद्वारों की सेवा करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था, उसी समय हमने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहिगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊँगा अपनी ओर से। नाडा साहब जी के गुरुद्वारा साहब में आज अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है और 9 तारीख को समाप्ति होगी। उपस्थित रहूँगा और सारी सात संगत जितनी भी हरियाणा की है, खासकर सिख समाज, उन सबसे मैंने कड़ी अपील की है। अभी अपील कर रहा हूँ यहाँ के गुरुद्वारों की सेवा सब मिलकर के करेंगे और गुरुद्वारों के माध्यम से, प्रमुख कमेटी के माध्यम से जनता की जो सेवा है वो मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जो एडहॉक कमेटी बनी थी उसमें 41 मेंबर थे, जिसको 18 महीने का समय दिया गया था। उस समय उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। इमरजेंसी में किसी और कारण से टाइम हो तो नई कमेटी नहीं बनेगी। सबसे पहले हम एक्ट में प्रावधान करेंगे। कोर्ट के फैसले या किसी के कारण अगर कमेटी पूरा टाइम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एडहॉक कमेटी बनाने का अधिकार होगा। चुनाव तक एडहॉक कमेटी काम करेगी और चुनाव के बाद एडहॉक कमेटी नई कमेटी को कामकाज सौंप देगी। पहले जो कमेटी बनी थी एडहॉक कमेटी 41 नवंबर की, उसके 18 महीने समय दिया गया था। अब चूँकि वो 18 महीने उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि एमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में यदि कोर्ट के डिसीजन के कारण से या किसी भी कारण से वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एक एडहॉक कमेटी बनाने का अधिकार ये सरकार के पास रहेगा। फिर एक नए सिरे से एडहॉक कमेटी बनेगी, उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार से 18 महीने, या अगर चुनाव की प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो गई उस समय तक एडहॉक कमेटी काम करेगी। बाद में जो कमेटी फाइनल बनेगी चुनाव के बाद, पूरा एडहॉक कमेटी सारा जो कामकाज है उस नई कमेटी को सौंपेगी। नई एडहॉक कमेटी बनाने का एक प्रावधान हम करेंगे। जो नई कमेटी बनेगी उसमें सबसे विचार विमर्श करके और जो भी कमेटी में सदस्य या प्रधान होंगे वो बदले नए चुनाव तक एडहॉक कमेटी रहेगी। अभी जब तक नई एडहॉक कमेटी नहीं बनती तब तो जो पहले चल रही है। गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अखंड पाठ की शुरुआत हो गई है। 9 अक्टूबर को भोग लगेगा। इस दौरान प्रदेश भर की सिख संगत यहां पर मौजूद रहेंगी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सम्मान भी किया जाएगा।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यूरोप के डेलीगेशन के साथ स्पेन के होलसेल फल और सब्जी मार्केट मेरका मैड्रिड का दौरा किया। कृषि मंडी में जाकर काफी चीजों को देखा गया। कृषि मंत्री ने बागवानी, सब्जी उत्पादन और कृषि क्षेत्र में कई तकनीकों की जानकारियां ली। कृषि मंत्री के साथ गई टीम किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी देख रही है, उसे यहां पर फिर लागू ताकि करवाया जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बागवानी, सब्जी उत्पादन व कृषि क्षेत्र में नई तकनीक की जानकारी लेने के लिए यूरोप गए डेलीगेशन के साथ स्पेन के होलसेल फल व सब्जी मार्केट मेरका मैड्रिड का दौरा किया। इस दौरान कृषि मंत्री के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि इस मार्केट का अधिकांश क्षेत्र हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित गन्नौर की फल मंडी जैसा है। अब बताया जा रहा है कि स्पेन की सब्जी मार्केट मेरका मैड्रिड की तर्ज पर गन्नौर की मंडी बनेगी। आपको बता दें कि गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाई जा रही है। हरियाणा सरकार 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इस मंडी को बना रही है और इस मंडी पर करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और हर साल 20 लाख मीट्रिक टन फल और सब्जियों की यहां पर क्षमता होगी। कृषि मंत्री के साथ गई टीम ने किसानों की आय व रोजगार बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को देखा और उसे यहां पर लागू करवाया जाएगा। सरकार ने एक नई पहल शुरू करते हुए बागवानी किसानों को जोखिम मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी चलाई है। इसके अलावा राज्य सरकार बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों का यह दौरा बागवानी और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक जानकारी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। इसके फलस्वरूप राज्य में बागवानी की ओर विविधीकरण में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। वर्तमान में हरियाणा के कुल फसल क्षेत्र का लगभग 7% एरिया में बागवानी होती है, जिसे 2030 तक 15% तक ले जाने का लक्ष्य है। इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन मेंटेनिंग के डायरेक्टर लोला रमन ने कृषि मंत्री जेपी दलाल और डेलीगेशन का स्वागत किया और मार्केट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्पेन का ये मार्केट 1982 में बनाया गया था। आज इस मार्केट में 4,000 मिलियन यूरो प्रति वर्ष की आय हो रही है। इस मार्केट का आय का मुख्य स्रोत व्यापारियों से लिए जाने वाला किराया और एंट्री फीस है। करीब 20,000 व्यापारी तथा 17,000 वाहन प्रतिदिन इस मार्केट में आते हैं। फल व सब्जी मार्केट मेरका मैड्रिड में 120 नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। मार्केट में गुणवत्ता युक्त खाद्य उत्पाद बेचे जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह मार्केट यूरोप का सबसे विस्तृत व प्रोफेशनल मैनेज मार्केट है। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कृषि व बागवानी क्षेत्र के कई मुद्दों पर गहन जानकारी ली और व्यापारियों व प्रबंधकों से उन्हें हरियाणा आने का निमंत्रण भी दिया। आपको बता दें कि हरियाणा ने बागवानी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को आज बड़ी सौगात दी। गुरुग्राम नहर किनारे सोहना रेलवे ओवरब्रिज से लेकर सेक्टर 25-55 पुल तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। मूलचंद शर्मा ने इस मौके पर कहा कि शहर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम नहर किनारे सोहना रेलवे ओवरब्रिज से लेकर सेक्टर 25-55 पुल तक बनाई गई सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बल्लभगढ़ में सड़क का उद्घाटन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इसी के साथ इस सड़क पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। हालांकि इस सड़क पर भारी वाहनों को अभी प्रतिबंधित करने के लिए बैरियर लगाए गए हैं। सोहना बल्लभगढ़ सड़क के सेक्टर 55 मोड़ पर लगने वाले जाम को देखते हुए सिंचाई विभाग ने 2 वर्ष पहले सोहना रेलवे ओवरब्रिज से लेकर सेक्टर 25-55 तक 1700 फीट लंबी सड़क बनाने की योजना तैयार की थी। इस सड़क का निर्माण कार्य कभी कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से तो कभी पेड़ों की कटाई की अनुमति न मिलने की वजह से लटकता रहा। हालांकि इस वर्ष इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और कंप्लीट भी हुआ। बल्लभगढ़ सोहना पुल को पार करने के बाद नहर के साथ साथ बनाई गई इस सड़क से सेक्टर 24, सेक्टर 25, सेक्टर 55 और सेक्टर 58 के अलावा राजीव कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के साथ साथ राजीव कॉलोनी से होते हुए दर्जनों गाँव को लाभ मिलेगा। सिंचाई विभाग के द्वारा करीब 1 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है।
बल्लड़ औद्योगिक नगरी है, जहां 24-25 राजीव कॉलोनी और अपने कृष्णा कॉलोनी के जो लोगों को लाभ मिलेगा, गौची के लोगों को भी लाभ मिलेगा। सबसे ज़्यादा जाम होता था और इस रोड का जो गुड़गामा कैनाल के साथ साथ है, इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, औद्योगिक क्षेत्र के जो कर्मचारी उनको भी लाभ मिलेगा और ये 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। सर, जो सोना पुल है वन वे है, काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। सोना पुल है जो वन वे है, काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, इसके लिए कब तक? और सोना पुल का रेलवे पुल और मुंजेसर का जो फ्लाईओवर पुल है, ये दोनों जल्दी मुख्यमंत्री इसकी भूमि एक्वायर करने जा रहे हैं और जल्दी इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और पूरे फरीदाबाद के जाम से मुक्ति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमेशा ही कहते रहे हैं कि दीपावली पर्व से पहले सेक्टर की सभी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। 2014 से पहले बल्लभगढ़ के हरिनगर और आदर्श नगर जैसे इलाके में पैदल चलना भी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने बल्लभगढ़ के पूरे इलाके को आरएमसी और इंटरलॉकिंग टाइल में तब्दील करने का बड़ा कार्य किया है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आभारी रहेंगे। पराली जलाने की घटनाओं में पिछले कुछ सालों में काफी कमियां आई हैं। इसका श्रेय हरियाणा सरकार और प्रशासन के प्रयासों को जाता है। प्रशासन की तरफ से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, सेमिनार लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल में किसानों को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। क्या कुछ रहा इस आयोजन में, यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले कुछ सालों में बहुत कमी देखने को मिली है। इसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की सराहना करनी होगी। एक तरफ जहां सरकार पराली से जुड़े संयंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दे रही है, तो वहीं पराली को अब आय का साधन किसान बना रहे हैं। हरियाणा के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी बहुत सराहना भी की उन्होंने। जैसे हमारा पौंड अथॉरिटी का कार्यक्रम है, इसकी उन्होंने सराहना की है। मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने की जो चीज़ें हैं, उसका भी उन्होंने एक प्रकार से सराहना की है। हरियाणा इन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली में भी हमारे 1-2 जिलों में ही अब विषय शेष रह गए हैं, अन्यथा पूरे हरियाणा में पराली जलाने का जो काम है वो प्राय ठीक हो गया। अब भी जला रहे हैं लोग, हम उनको इम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये एकड़ का और ग्रांट भी दे रहे हैं। उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि अपनी पराली को जलाए नहीं, बल्कि पराली को बेचने के लिए, यानी अब तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं जहाँ इस पराली का उपयोग हो रहा है, तो उसके नाते से अब पराली जो है किसान के लिए आय का भी साधन बन गई। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता वाहनों के जरिए किसानों को पराली न जलाने की अपील की जा रही है, तो जगह जगह पर सेमिनारों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल में किसानों को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी अनीश यादव ने शिरकत की, जबकि उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप डवास ने डीसी का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को शून्य स्तर पर लाना है। किसान फसल अवशेष प्रबंधन करें, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। साथ ही मानवीय जीवन फसल अवशेष जलाने से निकले जहरीले धुएं के कारणों से मुक्ति मिल सके, इस पर भी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह से फसल अवशेष प्रबंधन करें। इसके लिए प्रशासन द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से जुंडला में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में किसान पहुंचे भी हैं। करनाल डीसी ने कहा कि प्रशासन द्वारा आयोजित किए गए इस सेमिनार में किसान भाइयों को फसल अवशेष प्रबंधन किस प्रकार करें, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर जो कृषि उपकरण किसानों को दिए जा रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान के फानों में आग लगाने की प्रथा को बिल्कुल रोकना चाहिए। ये किसी भी सूरत में मानवीय हित में नहीं है। जिले को आदर्श के रूप में इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल आग लगाने की घटनाओं में काफी कमी आई। इसके लिए विभिन्न टीमें बनाकर गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। टीमों में नंबरदार, पटवारी, पूर्व सरपंचों को साथ लेकर जागरूकता फैलाने में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि कृषि विभाग द्वारा उन उपायों पर काम करें जो फसल अवशेष प्रबंधन में सहायक हों। सेमिनार में किसानों को बारीकी से फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई।
जो हमारा जूंडला क्षेत्र में बड़ा सेमिनार करा जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों को आमंत्रित करा गया और उनको जानकारी प्रदान करी जा रही है कि जो हमारे जो पैडी के बाद में, जो जीरी बोने के बाद में जो फसल अवशेष बचते हैं, उसका कैसे उनको प्रबंध करना है। उसके लिए एग्रीकल्चर महकमे द्वारा जो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि भाई जो वाहनों में आग जलाने वाली जो प्रथा है उसको बिल्कुल रोकें और एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे करनाल उभरे, ये हमारी आशा है, ऐसी हमारी उम्मीद है। सर, पहले से जागरूक हुए हैं किसान, पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है कम है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि लास्ट ईयर जो हमारी जो AFL इसको हम बोलते हैं एक्टिव फायर लोकेशंस, उनकी इस मात्रा 1000 के आसपास थी। तो अभी हमारी उम्मीद है कि ये ऐसे जागरूक शिविर बना के और हमारी जो टीम्स भी जो फील्ड में उतरी हुई है, लोगों को जागरूक कर रही है, एक्स सरपंच के माध्यम से, लंबरदारों के माध्यम से, तो हमको उम्मीद है कि जो हमारा जो टारगेट है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो एक्टिव फायर लोकेशंस हो वो न्यूनतम हो। तो सर, प्रबंधन कहीं ना कहीं खेतों में भी कर रहे हैं किसान, उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उसी के लिए सेमिनार आयोजन करा जा रहा है। उसके बारे में जो हमारी जो स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, जिस स्कीम के तहत में हम 1000 रुपये प्रति एकड़ भी किसान को मुहैया कराते हैं अगर वो अपना जो फसल अवशेष का प्रबंध करता है, चाहे वो इन सीटू मैनेजमेंट करे चाहे एक्स सीटू मैनेजमेंट करे। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है हरियाणा सरकार की और पर्यावरण को देखते हुए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को देखते हुए और जो हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो इन तकनीकों को अपनाएं, जल्द से जल्द अपनाएं और एक मॉडल स्टेट के रूप में हरियाणा निकले। वहीं किसानों ने बताया कि सरकार लगातार सेमिनार करवा रही है, जिससे किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान मजबूरी में पराली में आग लगा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार किसानों को ऐसे कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवा रही है, जिससे पराली को आग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पराली में आग लगाने से फसल मित्र कीट नष्ट हो जाते थे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ता था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सरकार किसानों को नए नए उपकरण उपलब्ध करवा रही है, वैसे वैसे किसान अपने हितों को देखते हुए पराली जलाने छोड़ रहे हैं। जो सेमिनार लगा हुआ है, ये पराली ना फूकने की सिस्टम से लगा हुआ है, लेकिन इसकी हमारे पास मशीनें पूरी उपलब्ध नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को मतलब पूरी सेवा दे, हेल्प करे और उसके बाद फिर हम क्यों जलाओगे पराली और भी कहता हो। यही है जी हमारी तो। बाकी आज ये जो सेमिनार लग रहा है यहाँ देखेंगे, क्या कुछ बताएंगे, कि सुनेंगे, कि सुविधा देंगे। मैं सेमिनार 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अपनी भी सेहत लिए अग जी नहीं चंगी, तो जोड़े अपने मित्र कीड़े ने वो अग नाल खराब हो जाते हैं। इस करके सुपर सीडर नाल बिजाई करो। किसान भी जागरूक होए ने काफी, अगे नाल किसान जागरूक होए ने। किसानों को पता लग गया भी इन्हां मशीनां नाल आ बिजाई होएगी, इहदे नाल साडा नुकसान है, इहदे नाल साडा फायदा है। बड़ा फर्क पै गया अगे नालों। किसानां ते आरोप लगदा सी कई बार पराली दे, किसानां ते आरोप आंदे हन भी पराली नूं अग ना लाओ, किसान मजबूरी च लांदे हन, की करदे। ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਧਾਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। किसानां ते आरोप लगदा सी पराली। हाँ जी, किसानां ते आरोप लगदा ही पराली दा चलान करते हैं जी। चलो ये हुण आ गए ने ते ये अपना इकट्ठी करन पराली, ना कोई किसान अग लाए, ना किसी दे आरोप लगन। किन्ना नुकसान मंदे हो भाजी पराली अग लाउण दा हुंदा सी? नुकसान तो हुंदा ही जी, इहदे नाल बीमारियां, धुआं ते सारा कुछ जी। ते की अपील करोगे किसानां भरावां नूं? ਅਸੀਂ ਤੇ किसान भरावां नूं कहने आ कि आप ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਣ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਲਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
किसान भी जागरूक होए पहले तो बिल्कुल जी बिल्कुल, अगे तो बहुत किसान जागरूक हो रहे हैं। जिवें हुण कड्ढण रहे ने बेलर बूलर मशीनां आ गईयां, हैप्पी सीडर हो गए, अगे तो बहुत किसान जागरूक हो गए हैं। हुण अग की तरफ घट ही जा रहे हैं। बढ़िया यानी इन्फॉर्मेशन मिलनी है उसको, और यदि इन यंत्रों को यूज करे तो उनको पराली जलाने और इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कितना नुकसान मानते हैं पराली? उसके अंदर तो बहुत नुकसान था। एक तो पर्यावरण का नुकसान था, दूसरा वैसे भी यानी काफ़ी नुकसान था। इवन किसान को नहीं, इवन गवर्नमेंट तक को नुकसान था। किसानों पे ये रोक लगता था प्रदूषण फैलाने? हाँ, प्रदूषण फैलाने में यह चीज़, हाँ कि प्रदूषण फैला रहे हैं, दिल्ली तक पहुँच गए प्रदूषण, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन जो यंत्र है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इनसे बहुत फायदा हो गया किसान को। पहले के मुकाबले भी कम हुए हैं केस पिछले साल? हाँ, इससे भी बहुत कम केस हुए हैं। इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए? हाँ, होते होने, हम तो ये कहते हैं ये तो 6 महीने के बाद होने चाहिए बोला। क्या फायदे हैं इसके मशीनों के, क्या काम आते हैं? इन मशीनों के ये फायदे हैं कि भाई है ना, एक तो जमीन नहीं खराब होती, दूसरा पर्यावरण खराब नहीं होता है, और जमींदार को बहुत फायदा होता है। ये आज सेमिनार के विषय में पता चला था, पराली प्रबंधन का जो विषय चल रहा है। अभी पराली फूकते हैं, किसानों के ऊपर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं भाई किसान पराली वगैरह जला देते हैं, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है, और पराली प्रबंधन का कार्य तकरीबन मशीनरियों द्वारा अपने ही खेतों में कराया जाता है, और किसान अब पराली बिल्कुल भी नहीं फूकता। उनकी गांठें वगैरह बंधवाई जाती हैं, कहीं गोल गांठ बंधवाई जाती है, तो इस तरह से सारी की सारी पराली की व्यवस्था होकर बाहर चली जाती है, तो किसान के खेतों में पराली नहीं जलाई जाती। काफ़ी किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। कितना फायदा है ऐसे सेमिनारों से? इस सेमिनार का फायदा तो बहुत है, लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे इसके अंदर, और लोगों को नॉलेज भी हो रही है इसके अंदर। वहीं अलग अलग जिलों में अधिकारी भी किसानों से लगातार अपील कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने भी किसानों से पराली न जलाने की अपील की। का सीजन था, तो उसके बाद जो कटाई हो गई, उसके बाद वो मार्केट में भी, मंडियों में भी ले आए अपने प्रोड्यूस। तो अब खेत खाली हो जाते हैं, तो नेक्स्ट फसल के लिए, जैसा आपने कहा कि गेहूं की बुझाई करते हैं वो, तो इसमें टाइम कम रह जाता है। तो इसलिए वो कई किसान उसको जलाने के लिए जल्दी फसल अपनी बोने के लिए, फील्ड खाली करने के लिए जलाने का काम करते हैं। तो इसमें मेरी आपके माध्यम से अपील है कि सभी किसान कृपया ना करें, वो सिर्फ वायु को ही नहीं, अपनी उनकी जो ज़मीन होती है, उनका खेत होता है, उसको भी खराब करते हैं ये। तो साथ ही सरकार की भी सब्सिडी मिल रही है, चाहे इन सीटू उनका मैनेजमेंट करना हो, चाहे एक्स सीटू करना हो, तो पर एकड़ सरकार भी सब्सिडी दे रही है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि कृपया करके पराली ना जलाएं। और पहले भी अगर देखने में जो आया है, फरीदाबाद जिले में पराली जलाने के काफ़ी कम इंस्टेंसेस रहे हैं। लास्ट ईयर भी 3 या 4 इंस्टेंसेस थे जहाँ पे पराली जलाई गई, रिपोर्ट हुई, परंतु वो मौके पे जाके देखे गए तो वो किसी और कारणवश आग लगी थी। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। असर धरातल पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शासन और प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे इन कदमों की वाकई सराहना करनी होगी। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। इसकी वजह से खिलाड़ियों की मेहनत और साथ ही प्रदेश सरकार की खेल नीति से खिलाड़ियों को मिलने वाला सहयोग लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। नेशनल गेम्स में हरियाणा का दबदबा, अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हरियाणा। प्रदेश के खिलाड़ियों का धाकड़ प्रदर्शन, हरियाणा के खिलाड़ी नंबर 1। प्रदेश सरकार की खेल नीति ला रही रंग। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन कर राज्य के नाम नई नई उपलब्धियां जोड़ रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी अब तक 29 गोल्ड, 23 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल प्रदेश के नाम कर चुके हैं। वहीं तीरंदाजी टीम ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब जीता है। टीम ने 5 गोल्ड मेडल्स जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। इससे पहले भी हरियाणा नेटबॉल खेल में ओवरऑल चैंपियन बन चुका है। तीरंदाजी में लड़कियों के रिकर्व एकल मुकाबलों में संगीता मलिक ने
इस बार टीम वर्ग में संगीता मलिक, प्रीति, भजन कौर और अवनी मलिक ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा मिक्स टीम में भजन कौर और आकाश मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। लड़कों के रिकर्व वर्ग में अभिजीत मलिक, आकाश मलिक, बसंत और सागर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं कंपाउंड राउंड में ऋषभ यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का मान बढ़ाया है। तीरंदाजी टीम की उपलब्धि पर कोच मंजीत मलिक, नीरज वशिष्ठ, ज्योति मलिक और टीम मैनेजर मुनीर बेरवाल ने खिलाड़ियों को बधाइयां दी। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरियाणा के अंक तालिका में लगातार दूसरे नंबर पर जमे रहने की खुशी जाहिर की। हरियाणा लगातार दूसरे नंबर पर चल रहा है। पहले नंबर पर सर्विसेज है। अगर हम देखें तो सर्विसेज में भी लगभग 60% जो हैं खिलाड़ी जो वो हरियाणा से ही हैं और बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा खेलों में इतना अच्छा कर रहा है और मुझे उनकी नाज आता है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जब 12 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो उसमें हरियाणा के खिलाड़ी चाहे वो हरियाणा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाहे वो सर्विसेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो अपने मेडल के साथ अपने मेडल में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नेशनल गेम्स में लड़कों के साथ साथ लड़कियों का पदक जीतना ये दिखाता है कि आज हरियाणा में लड़कियों का सम्मान बढ़ा है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की बदौलत लड़कियां भी अब हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। साथ ही हरियाणा सरकार की खेल नीति की बदौलत आज हरियाणा के खिलाड़ी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।